मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में आपके सामने आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। ये हैं, नाम इनका बैजू है, बाबा बैद्यनाथ धाम की याद आ गई। और ये हैं अमेरिका से, कैरोलिना बीच कोई जगह है वहाँ पे, वहाँ से इनकी कुंडली आई है। आइए, इनका जन्म ही वहीं हुआ है, मतलब ये वहीं के जन्मे हैं। 1983 इनका डेट ऑफ बर्थ है। मूलतया तो ये भारत के ही होंगे और इन्होंने अपनी कुंडली मुझे भेजी है। आइए देखते हैं। पर एक बात कहता हूँ, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला था और भगवान राम वन को क्यों गए थे जबकि उनको तो सिंहासन मिलना था? इसके पीछे का एकमात्र तर्क है क्योंकि उनको पता था, भगवान राम जानते थे कि मर्यादित होकर के जो कर्म किया जा सकता है वो कभी भी सिंहासन पर बैठ करके नहीं किया जा सकता। सिंहासन आपको चुंबक की भांति चिपका लेगी, फिर आप अपनी ऊर्जा का सही तरीके से अनावरण नहीं कर पाएंगे। मतलब उसका जो है वो एक होता है जैसे कि उस ऊर्जा का सही तरीके से लाभ ले पाना। तो ये जो हमें भगवान राम के जीवन से जो सीखने के लिए सबसे अच्छी बात मिलती है, हालांकि उनके जीवन को देख करके हमेशा ही कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बेहतर मिलती हैं, हम अगर समझ लें तब तो क्या बात ही है। पर एग्जैक्टली जो है वो एक बात जो सबसे ज़्यादा समझने वाली है कि उन्होंने वन का रास्ता इसलिए चुना था क्योंकि अपनी ऊर्जा का समुचित इस्तेमाल वो कर सके, उसका इम्प्लीमेंटेशन। हमारे पास जीने के लिए वस्तुतः युवावस्था के 14 वर्ष ही होते हैं और वो 14 वर्ष जो भगवान राम ने वन में बिताए थे, अगर हम वो 14 वर्ष अपने जीवन में कठिन मेहनत और कठोर परिश्रम से और विभिन्न यातनाओं को सहते हुए अगर बिता देते हैं तो निस्संदेह उसके बाद अगर हम राजा बनेंगे तो हमारी ख्याति चहुओर फैलेगी। कहने का तात्पर्य ये इतना है कि हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी ऊर्जा बाद में काम आएगी। नहीं, हमें हमारी ऊर्जा का सतत प्रयास करके किसी भी तरीके से तुरंत ही अग्नि जलाने के फेर में पड़ जाना चाहिए, नहीं तो उस लाभ का कोई लाभ नहीं होता जो 45वें वर्ष में मिलता है। निश्चित रूप से हमें तुरंत ही सफल होना है और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। ये साहस, ये बल, ये पराक्रम प्रत्येक दिन आपके कमजोर हो रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि चेहरे पे झुर्रियां, बालों का उजला होना और रक्त के प्रवाह में वो उबाल कमजोर होते जाते हैं। इस वजह से वो होने ना पाए। ये 14 वर्ष जो बचे होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में, ये कुछ ना कुछ बेहतर करने और आतताइयों के संहार के लिए होते हैं जो आपके जीवन की समस्या बन के आपके सामने आते हैं। निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की बात है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। 14 वर्ष मतलब संपूर्ण, और आपको किसी भी मोटिवेटर की आवश्यकता नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं, आप खुद अपने लिए मोटिवेट करिए खुद को। किसी मोटिवेटर और मोटिवेशनल वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं समझता कि आपके पास इतनी ऊर्जा की कमी है कि आपको अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आवश्यकता है। मैं तो समझता हूं कि उन लोगों की रोजी रोटी बंद हो जानी चाहिए जो किसी को मोटिवेट करके और अपनी दाल गला रहे हैं। नहीं, हमारे भारत के युवा, हमारे भारत के वंशज कभी भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो तो खुद ही ऊर्जा से भरे हैं। बस अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना जान जाइए और उसका क्षरण ना करिए। अपनी अवस्था को पहचानिए और खुद को उस तरफ लेके जाइए। कहीं पे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके पास वो ऊर्जा भरी पड़ी है जिसको कोई भी दिशा दिखाने की ताकत ही नहीं रखता है। जो आपको मोटिवेट कर रहा है वो कहीं ना कहीं डिप्रेस हुआ था, उसका कल जाकर के देखिए। तो आपको किसी के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता। आपके पास वो अग्नि है, बस उसको जला के देखिए, तुरंत वो प्रवाहित हो जाएगी और फिर तो वो किसी किसी को क्या, सबको जला के भस्म कर सकती है। भगवान राम के जीवन से अगर कुछ सीख सकते हैं तो यही सीख सकते हैं। मकर लग्न की है। अब आइए यहां लेके आता हूं, पंचांग थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। लग्न के अधिपति शनि बनते हैं उच्च के हुए। मतलब क्या दिखता है, मतलब क्या है इसका कि लग्नेश अगर उच्च के हो गए और उनकी जो है वो 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, तो जरा ध्यान से समझिएगा। ये दाम्पत्य का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, पति का सुख, घर का सुख, मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक शांति, मेंटल पीस,
ये सब पे नीच की दृष्टि शनि की पड़ेगी, मतलब ये सब थोड़े थोड़े प्रभावित होंगे। पर अच्छा क्या होगा? अच्छा होगा लग्नेश उच्च के हैं, लक्ष्मी संपन्न योग, व्यक्ति तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और दूसरी अच्छी बात क्या होगी कि वो किसी भी चीज में हाथ डालेगा उसमें से सफलता अर्जित कर लेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपकी कुंडली, एक बात सामान्यतः समझने वाली है कि आप लोगों को मैं ये बात बताऊं, कोई भी कुंडली आईएएस के लिए नहीं बनती और किसी भी कुंडली में ये आईएएस योग नहीं होता, किसी भी कुंडली में आईपीएस योग घटित नहीं होते, किसी भी कुंडली में डॉक्टर के योग नहीं होते। बस ग्रह और ग्रह के बल अगर अच्छे हैं तो फिर कहीं पे लगाइए, क्या फर्क पड़ता है? अगर ग्रह अच्छे बैठे हैं, अगर कुंडली में ग्रह का बल अच्छा है, हम उनके कारक क्षेत्र से उनको पकड़ पाते हैं कि हाँ इस क्षेत्र में आप सफल हो जाएंगे। पर वस्तुतः अगर सारे ग्रह अच्छे बैठे हों और व्यक्तित्व अच्छा हो, व्यक्ति के मन पे उसका नियंत्रण अच्छा हो, चंद्रमा अच्छे हों, तो निसंदेह कहीं भी लगा दो, क्या काम बनता है? और कौन सा काम है जो नहीं बनेगा? लग्नेश 10वें स्थान में उच्च के होकर के बैठे हैं और ये चित्रा नक्षत्र के बैठे हैं, ऊर्जा कारक ग्रह और अनुशासित ग्रह, दिग्बल क्षेत्र, और निसंदेह जन्म कुंडली में तीसरी दृष्टि विदेश भाव पे, और वहां के अधिपति गुरु जो है वो जन्म कुंडली में लाभ में, और लग्न के अधिपति का लक्ष्मी संपन्न योग बना देना। और गौर करिए तो किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, ना तो लग्न पे मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी, लग्न पे मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी, मतलब ये अच्छी बात। और जिस नक्षत्र में बैठे हैं शनि, उस नक्षत्र के अधिपति बुध के साथ छठे भाव में बैठे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। ये भाव इनका बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति साहसी नेचर का है और जहां कहीं भी हाथ रख दे वहां से निकाल ही लेता है, छोड़ता नहीं। ये आपकी कुंडली की सबसे अच्छी बात हो सकती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि व्यक्ति की कुंडली में उसका धर्म, अध्यात्म, ये सब अलग पड़े हैं, अलग झोले में पड़े हैं, क्योंकि धर्म भाव के अधिपति स्वग्रही हैं, जरूर धर्म, और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो मानता भी है इन चीजों को, पर कर्म उसका सबसे पहले आगे है। वो मतलब इतनी सी बात जो समझने वाली है कि उस भाव के ठीक आगे शुभ ग्रह का बैठना सम संख्या की राशि में, ये इस भाव को बल दे देगा। और इस भाव पे किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। राहु की दृष्टि है भी तो गौर करिए ये तुला राशि को देख रहे हैं, और राहु की दृष्टि जब तुला राशि पर पड़ती है तो व्यक्ति को व्यापारिक, व्यक्ति को व्यवसायिक और व्यक्ति को प्रबुद्ध और मजबूती दे देती है उसके कर्म क्षेत्र में और उसके सामाजिक क्षेत्र को बल दे देती है। मतलब ये न तो राहु की दृष्टि कमजोर होगी और न तो यहाँ पे शनि का मंगल के नक्षत्र में बैठना कमजोर होगा। मतलब एक चीज जो सबसे ज्यादा अच्छी बनी कि इस कुंडली में लग्नेश के उच्च हो जाने से शश महापुरुष योग का बल बढ़ा, और यहाँ पे वही शनि वृश्चिक राशि में आ गए, चंद्रमा यहाँ पे कुंभ राशि के आ गए और शुक्र यहाँ पे स्वग्रही हो जाए। पत्नी कामगर होंगी, शांति होगी, पर थोड़ी सी भंग भी होगी। मतलब वहां पे यहाँ पे जो पत्नी का यहाँ जो दशम स्थान बनेगा ना, आप जरा जब इसको केंद्र में आप रखेंगे तो चंद्रमा कुंभ राशि का बनेगा। मतलब पत्नी के अपने दर्शन होंगे, अपना उनका जीने का तरीका होगा, आप उसमें एक पॉइंट भी नहीं निकाल सकते। उनका अपना मन होगा और मन चंचल होगा, वो अपने हिसाब से करेंगी काम। चंद्रमा से शुक्र केंद्र में है, दाम्पत्य टूटेगा नहीं, और चंद्रमा से शुक्र में है तो पत्नी सुंदर भी है, ये भी बात देखी जा रही है, और व्यक्तित्व तो दोनों का कहीं ना कहीं टक्कर भी हो तो थोड़ी देर के बाद ठीक भी हो जाए। पर निसंदेह यहाँ पे शनि है, ये शनि वृश्चिक राशि में बैठे हैं जिसके अधिपति मंगल उच्च के हैं, और कहीं ना कहीं आप देखिए तो शनि और मंगल का परिवर्तन है, ये यूं ही चलता रहे जीवन में। मतलब क्या है? कोई आवश्यक नहीं कि प्रत्येक समस्या का समाधान ही ढूंढा जाए, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि हम प्रत्येक समस्या को किस तरीके से देख रहे हैं और देखने का तरीका क्या है। अब जैसे एक बात बताऊं, मैंने आपको सुना कितना है और मैंने आपको जाना कितना है। अगर हम एक दूसरे को जान जाते हैं तो हमारी समस्या आधी तो वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरीके से हम अगर कुंडली को पढ़ लेते हैं, हम अगर कुंडली के ग्रहों के प्लेसमेंट को समझ लेते हैं, आधी समस्या तो यहीं पे खत्म हो जाती है। बची 10% की समस्या, वो हम इस पे खत्म कर देते हैं कि ये वक्त के साथ निकल जाएगा, और बचे 40% तो कुछ 20% आप एडजस्ट कर लीजिए और सामने वाला 20% एडजस्ट कर ले, तो यूं जीवन निकल जाए। अरे 70 साल की अवस्था में लोग 50 साल तो लड़ते बीतते भीड़ते बिता देते। 1993 की जाति का राजस्थान की पाली, उसके पति 3 महीने उसको एक साथ रहते हैं, 3 महीने के बाद उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इस आधार पे कि मुझे तुम अच्छी नहीं लगी। ये अच्छा लगना क्या होता है और बुरा कौन होता है? कोई सवाल इसका उत्तर दे सकता है? अच्छा कौन होता है और बुरा लगना कैसे होता है? नहीं,
मतलब कहीं ना कहीं खुद पे व्यक्ति ने काम नहीं करे थे, तभी तो वो सामने वाले को कमजोरी में निकाल करके फेंक देता है। अब जरा विचार करके देखो, एक अच्छी बात बताता हूँ, थोड़ी सी बात है, मैं आपकी कुंडली में शामिल कर देता हूँ, ध्यान देना, ये आपको सीख दे सकती है बात। एक साधु जी थे, घर छोड़ करके बाहर निकले, घर छोड़ करके बाहर निकले, गंगा जी के किनारे जाकर के अपना पर्णकुटी बसाया यमुना जी के किनारे वृंदावन में, और रहने लगे। अब हुआ ये कि उसी पर्णकुटी के पास एक रिक्शा चालक की बेटी जवान रहती थी। वो बेटी लगातार साधु जी के पास आने लगी, उनका काम कुछ कुछ कर दिया करती थी। साधु जी की प्रवृत्ति बदली और उनका उससे आकर्षण हो गया। जब उनका उससे आकर्षण होता है तो दोनों का संबंध बन जाता है। अब वो गर्भवती हो जाती है। वो बेटी के उम्र की थी और साधु जी बड़े बूढ़े थे, पर ये बात हो जाती है। अब बात बने कैसे? अब वो रिक्शे वाले ने बात कही कि जब तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे जब तक, तब मैं ये बात सारे समाज में फैला दूंगा। अब साधु जी की हेकड़ी कमजोर पड़ गई। अब वो बेचारे परेशान, फिर भागे अपने गुरु जी के पास। गुरु जी ने एक बात कही, क्या कही? गलती सबसे होती है, आ जाओ फिर से वापस ठाकुर जी के दरबार में। ठाकुर जी के दरबार में गए, वहां पे अपनी गलती की क्षमा याचना करी, और फिर पता नहीं ऐसी कौन सी मति बुद्धि बदली कि वो जो रिक्शे वाले की बेटी थी उसने भी अपने आप को स्वीकार कर लिया, वैसे ही कि मुझे मेरा बेटा मिल गया। पता नहीं कौन से भेद उसके बदले, बुद्धि बदली ठाकुर जी की कृपा से, कि उसने अपने आप को स्वतः ऐसे ही विवाहिता स्वीकार कर लिया कि ये साधु का वरदान है और ये साधुता का लक्षण लिए हुए मेरे पेट में, मेरे गर्भ में एक ऋषि पल रहा है। ये बुद्धि बदल जाती है। और गलती तो सबसे होती है। कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम सामने वाले को समझ कैसे लेते हैं, और जहां प्रेम होता है वहां पे तो कभी भी कमजोरी होती ही नहीं है। अब जरा सोच के देखो, माता और पुत्र का प्रेम कैसा होता है। माता चाहे किसी भी स्थिति में रहे, अपने बच्चे को गले लगाने के लिए हमेशा आतुर रहती है, अपने बच्चे को हमेशा गले लगाने के लिए आतुर रहती है। वो झुक झुक करके पैर दबाने के लिए आतुर रहती है। वो हमेशा ही झुक करके बिछने के लिए तैयार, उसके चमड़े के ढोल बज जाएं, पर वो बेटे की शादी हो तो, अन्य की शादी में ना। माताओं का स्नेह ऐसा होता है, मतलब वहां पे कोई भी और किसी भी तरीके से कोई लेने का भाव नहीं होता, लेने का भाव नहीं होता। जिस दिन लेने का भाव होता है उस दिन कहा जा सकता है कि पता नहीं ये क्या हो गया है दुनिया को, माताओं को क्या हो गया है। पर वस्तुतः तो माता और पुत्र और पुत्री का संबंध ऐसा ही होता है। ये बात है, मतलब हमें एडजस्ट करने की बारी है। विवाह का मतलब ही होता है बार बार उसको जो है वो गलतियों को क्षमा करना, बार बार उसको पाटने का प्रयास करना। तो ये चीजें शनि मंगल की राशि में और मंगल शनि की राशि में, ये चीज हमेशा बनी रहेगी। और निस्संदेह दोनों का कारोबार हमेशा ही अच्छा चलता रहेगा, इसमें कभी कोई संशयात्मक स्थिति नहीं है। यहाँ पे ये चीज मैंने पहले ही बात करी। कर्म क्षेत्र आपका बिल्कुल ठीक है, आप जिस काम में भी जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए। शुक्र यहाँ पे बैठे हैं जो जन्म कुंडली में होते हैं दशम के अधिपति। अब जरा गौर करिए, दशम भाव के अधिपति, लग्न के अधिपति दशम को आकर के पहले ही मजबूत कर बैठे हैं। अगर वो कभी कमजोर पड़ेंगे तो सिर्फ इसलिए कमजोर पड़ सकते हैं क्योंकि जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति देखिए नीचा विलासी हो रहा है, और शुक्र मघा नक्षत्र में बैठ करके अपने आप को अनुभवी बना रहे हैं। यानी कि एक चीज कि व्यक्ति का रिसर्च कम से कम उसके पास बहुत बढ़िया है। शुक्र अगर अष्टम भाव से संबंध बना लेते हैं और सिंह राशि से, तो व्यक्ति प्रेम पूर्वक किसी भी अनुभव को ग्रहित कर लेता है, ग्राह्य होता है। क्या है मतलब? मतलब यह है कि वो अडॉप्ट करने वाला है, अपनी कमजोरी अपनी गलती को मान लेने वाला और स्वीकार करने वाला है। हाँ मैंने गलती कर दी और करी है, वो खुली भुजाओं से ये स्वीकार कर लेता है। जबकि उनकी पत्नी हो सकता है कि इसके जस्ट अपोजिट हो, वो कभी हार ना माने। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चंद्रमा बैठा है, वो हर बार एक ही गलती कर सकती है। ये चंचल है ना। और जरा विचार करिए तो इसके आगे ठीक नीच के बुध बैठे हैं, मतलब पत्नी के भाव जब आप इनको केंद्र में रखेंगे तो गौर करिए कुंभ राशि बनेगी। जब हमें सामने वाले अपने अपने स्पाउस को समझना है तो इसको केंद्र में रखना होगा। तो जब आप इसको केंद्र में रखेंगे तो इसके ठीक आगे वाले भाव में बुध नीच के बैठेंगे। मतलब हो सकता है कि पत्नी की वाणी थोड़ी कठोर हो, कड़वी हो या चंचलात्मक हो, उनकी बुद्धि बार बार बदलने वाली हो, पर हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। पकड़ लिया मतलब पकड़ लिया, पकड़ लिया मतलब पकड़ लिया, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छूटेगा? कारण बताता हूँ। यहाँ राहु आपको छोड़ने नहीं देंगे प्रभु। ये राहु ये इतना मजबूत बना देगा। राहु की दृष्टि जन्म कुंडली में चंद्रमा पे है, बार बार उसमें खटास पैदा हो, बार बार ऐसी परिस्थितियां बनेंगी सामने वाले इसको लेकर के, या कई बार आप जब जीवन में रहेंगे,
पर ये राहु आपको कभी भी ऐसा करने नहीं देगा। द्वितीय भाव में गुरु बहुत बेहतर संबंधों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे गुरु की दृष्टि यहाँ पे है, बहुत अच्छी बात, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहे। यहाँ पे गुरु कन्या राशि के, जिसके नीच की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, इस वजह से देना मना है। पत्नी दे सकती है, उनमें इतनी ताकत है कि वो निकाल सकती है, पर आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप निकाल सकते हो, इस वजह से देने से बच जाना चाहिए। और एक बात बताता हूं, जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति भी तो उच्च के हुए हैं। इस कुंडली के लिए सूर्य कभी कभी मारक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे, संपूर्ण मारक के रूप में इस कुंडली के लिए चंद्रमा होंगे, द्वितीय मारक के रूप में इस कुंडली के लिए सूर्य होंगे, जो कभी कभी मारक होंगे। वो कब मारक होंगे? जब उस सूर्य के ऊपर जन्म कुंडली में राहु केतु का प्रभाव रहेगा। केतु का प्रभाव है, राहु के संग है, तो कभी कभी व्यक्ति का आत्मबल और कभी कभी व्यक्ति का जो वास्तुतः जो है वो जन्म कुंडली का रिसर्च वाला क्षेत्र है, जो अष्टम भाव है, जो स्वप्न है, जो थॉट का क्रिएशन होता है, वो थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ निकल के आता है। आत्मबल, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कभी कभी भ्रमित होता है, पर उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप सूर्य को अर्घ दे करके भी इस चीज को ठीक कर सकते हैं। पता नहीं वहाँ की पद्धति कैसी है, वहाँ सूर्य निकलते भी हैं कि नहीं नहीं भी निकलते होंगे तो सूर्य को अर्घ दे दीजिए। तो ये यहाँ पे बात है। मंगल का यहाँ बैठना बहुत अच्छा होगा, बुध का यहाँ बैठना बहुत अच्छा होगा, सूर्य का यहाँ बैठना बहुत अच्छा होगा। विपरीत राजयोग बनेगा, राहु के साथ बैठे हैं, भ्रम में नहीं रहना है और बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, विचार कम करने हैं, काम ज्यादा करना है, काम अधिक बातें कम, क्योंकि ये आपको विचारों के जब गोते लगवाने लगेगा फिर आप उनसे निकल ही नहीं पाएंगे, फिर आप उसमें डूबे रहेंगे। मतलब बातचीत नहीं, काम पे ध्यान ज्यादा। ये कुंडली इशारा कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप शनि से प्रभावित हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे लग्न से आते हैं जो कभी भी किसी को गंदी और गलत सलाह नहीं दे सकता, जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, जिसको इधर उधर की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये शक्ति और ये गुण आपको अपने अंदर से निकालने की आवश्यकता है। वस्तुतः ये काम करना है, क्योंकि आपकी कुंडली में यहाँ उच्च के शनि ये बहुत ही बेहतर तरीके से आपके फिनांस के सेक्टर को, आपके धन के क्षेत्र को, आपके कर्म के क्षेत्र को, आपके फंक्शनल जो एनालिसिस है उसको बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आप किसी भी चीज़ को इतना बेहतर तरीके से कर सकते हैं जितना शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि लग्नेश अगर बढ़िया हैं, लग्नेश अगर उच्च के हैं, तो निस्संदेह कई तरीके का लाभ आपको यूं ही स्वतः मिल जाता है। इसकी पुष्टि यहाँ शनि वृश्चिक राशि के बुध जैसे ग्रह के साथ व्यवसाय भी कर सकता है व्यक्ति। यहाँ भी शनि जो है वो वृश्चिक राशि के, यहाँ पे भी वो कारक ग्रह की राशि में बैठे हैं, यहाँ पे भी वो जन्म कुंडली में व्यापार भाव में बैठे हैं। मतलब यहाँ पे भी वो कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि वो भाग्य के अधिपति और दशम के अधिपति होकर के व्यापार भाव में व्यापार के कारक ग्रह बुध के साथ बैठे हैं। मैं नहीं जानता आप क्या करने जा रहे हैं, मुझे उससे मतलब भी नहीं है, बस मैं इतनी बात जानता हूं कि हाँ, व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है। बाहर हैं आप, आराम से काम करिए। और मैं समझता हूं कि आने वाली गुरु के बाद शनि की दशा भी आपके लिए लाभदायक ही होगी व्यापारिक क्षेत्र के मामले में। कोई भी क्षेत्र, अब तो व्यापार के मायने भी बदल गए हैं, व्यापार के तरीके बहुत सूक्ष्म हो गए हैं, पर इस कुंडली के आधार पर आप कोई भी क्षेत्र, जैसे किसी की सेवा करनी हो, सर्विस सेक्टर, उसके बाद आप धर्म से जुड़ करके सामाजिक उत्थान के लिए, समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, सोशलाइजेशन जो होता है वो उसकी प्रक्रिया, उससे जुड़ करके लोगों के लिए, लोगों को जो है वो हॉस्पिटैलिटी, ये वाला क्षेत्र, ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में बहुत अच्छे तरीके से बन रही। धार्मिक चीज़ें, धार्मिक कृत्य जो अच्छा हो, जिससे दूसरा लाभ कमा सके, धन के रूप में नहीं, सुख के रूप में, जिसको सुख मिले, जिसको मानसिक शांति मिले, जो लोगों की सेवा के लिए हो, सर्विस सेक्टर, ये आपकी कुंडली का बहुत अच्छा है। दीजिए, पावर सप्लाई करिए, लोगों को चेन में शामिल करिए कि आपकी जो है वो ब्रांच बढ़ती जाए और आपकी शाखाएं बढ़ती जाएं और आप मजबूती से मजबूती की तरफ उन्मुख होते रहें। ये आपकी कुंडली ऐसी है। दशमांश कुंडली में लग्न वृषभ का बना है, जिसके अधिपति शुक्र नीच के हैं यहाँ भी, और यहाँ वो दशम भाव में ही बैठ रहे हैं। पर यहाँ पे एक बात कहूंगा कि शुक्र और शनि का संबंध जो बनेगा वो गौर करिए, तो दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में सप्तम स्थान के वो देख रहे हैं, मतलब ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण दे रहे हैं। यहाँ पे भी दशम भाव के अधिपति व्यापार भाव में व्यापार के कारक के साथ, लग्न के अधिपति का गुरु जैसे और मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठ करके, जो गुरु है कौन, अष्टम के अधिपति, दिमाग लगाइए और यश पाइए। लग्न के अधिपति अष्टम के अधिपति गुरु के साथ बैठे, मंगल साथ में बैठ गए जो कि विदेश के अधिपति हैं, 12वें 7वें व्यापार विदेश,
व्यापार, विदेश, सोचना और फिर यश प्राप्त कर लेना, ये आपकी कुंडली में यहाँ पे बन रही है चीज़ें। क्योंकि गौर करिए तो यहाँ पे मंगल गुरु नीच के हुए हैं, जिनका नीच भंग बुध ने करा है। बुध केंद्र में आ गए। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, जहाँ पे चंद्रमा भी देख रहे हैं। तो चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे चंद्रमा के स्थिति हो जाने से यहाँ पे व्यक्ति खुद का कारोबार आसानी से स्थापित कर सकता है। यहाँ पे चंद्रमा की उच्च राशि बनी है, गौर करिए 2 नंबर लिखा है, और यहाँ से चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं। इसका मतलब यह होता है कि एक तो यहाँ के अधिपति यहाँ बैठे तो दशम स्थान अपनी पत्नी को साथ में लेकर के भी काम किया जा सकता है, और चंद्रमा यहाँ से केंद्र में, तो निस्संदेह ये काम भी बनता है कि व्यक्ति आराम से कोई भी अपना काम कर सकता है। और उस व्यक्ति को तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक वो खुद का कारोबार नहीं कर लेता। आ रही है चीजें समझ में, ऐसे ही खाली चीजें याद तो रही हैं समझ में? हाँ, अब मैं आपको नक्षत्र पे लेके आता हूं। सूर्य आपको धार्मिक, यशस्वी, ज्ञानी, संपूर्णता का एहसास कराने वाले। सूर्य आपकी कुंडली में आपको नैतिक और मोरालिटी, मोरल वैल्यू जागृत करने वाले, मोरल जो है वो एक जो होता है ना, जैसे कि व्यक्ति कितना बेहतरीन है, व्यक्ति कितना आनंद देने वाला है, व्यक्ति कितना मन का अच्छा है, व्यक्ति कितना पवित्र है, व्यक्ति कितना बेहतर है, मतलब आनंद देने वाला, जिसको देख करके ही, हालांकि ये मकर से प्रभावित है। शनि से जो लोग प्रभावित होते हैं वो थोड़े होते हैं अल्टर, थोड़े कम, मतलब होते हैं थोड़े अजीब से। अजीब से कहने का मतलब है कि उनको दुख होता है, उनको तकलीफें भी होती हैं, उनके जीवन में समस्याएं भी आती हैं, पर ये सारी चीज़ें जब लग्नेश उच्च के हों तो वो खराब नहीं होती, ठीक हो जाती हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं वह आपको ऊर्जा, साहस। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, लग्न 24 डिग्री का है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब बल से कमजोरी उसको मिल रही है। धनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण के जो स्थिति बन रही है, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और इसके अधिपति जो हैं वो जन्म कुंडली में मंगल हुए, और वो मंगल जन्म कुंडली में देखिए छठे भाव में बैठे हैं। इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते, पापक भाव के अधिपति, एकादशवें भाव के अधिपति होकर के अष्टम छठे भाव में बैठे हैं, ये दारिद्र दोष पैदा करेंगे। इस कारण से ही मैंने कहा था कि देना नहीं है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, और आप भले ही किसी को भरोसा में रख के किसी को दे देंगे, पर निकालना बड़ा मुश्किल होगा। इस वजह से देने से पहले 50 बार सोचना होगा। और आपकी कुंडली में मंगल की दशा जब आए तो, और शनि की दशा जब आए तो ये चीजें अच्छी रहेंगी, और इनकी दशाएं आपके जीवन के लिए लाभदायक रहेंगी। मंगल की दशा में सुख की वृद्धि होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। गुरु की दशा में व्यक्ति के पास विदेश से जुड़ करके मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में अपने आप को ब्रांड बना करके और किसी भी तरीके से अपने व्यापार को कई देशों में फैला करके उसका लाभ लिया जा सकता है। आपकी कुंडली में कई प्रकार से जोड़ करके, चेन बना करके काम करने का योग बहुत अच्छा बना है। आपकी कुंडली का दशम स्थान बहुत ज्यादा बढ़िया बना है। मंगल आपकी कुंडली में आपकी ऊर्जा को बहुमुखी बना रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में आपको सटीक और सफल निर्णय लेने वाला बना रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको न्यायिक और गलत पक्ष का निर्णय नहीं देने वाला बना रहे हैं। व्यक्ति कभी भी किसी को गलत और गंदी सलाह नहीं दे सकता। शुक्र आपकी कुंडली में अनुभव से युक्त रख रहे हैं, आपको अनुभवी बना रहे हैं। शनि आपकी कुंडली में आपको तकनीक का ज्ञान, लोगों को समझने की शक्ति और कैसे किसी चीज को समझना है इसका भाव ये दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बताई। उसके बाद मैं कहा था, गुरु के बाद शुक्र पे था, आपको वो अनुभव गम्य बना रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन करा रहे हैं आपकी भाषा में। शुक्र के बाद शनि आपकी कुंडली में बेहतर है, वो ठीक है, वो खराब नहीं है, क्योंकि मंगल जो है वो आर्द्रा के बैठे हैं। और जरा ध्यान से देखिएगा तो आपकी कुंडली में राहु और केतु में से राहु मृगशिरा के बैठे हैं मंगल के साथ, और मंगल आर्द्रा के राहु के नक्षत्र में। तो मंगल और राहु का परिवर्तन आपको कई बार बहुत ज्यादा जल्दी ही उग्र होने वाला बना देते हैं। अचानक से क्रोध आए और तुरंत थोड़ी देर में शांत हो जाए। पर वस्तुतः अगर लग्न की प्रवृत्ति अच्छी हो, जरा राशि को देखिए, राशि वृषभ की बनी, चंद्रमा उच्च के हो गए। राशि के अधिपति कौन बने? शुक्र। वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठे? इससे केंद्र में। और जिस राशि में शुक्र बैठे उस राशि का अधिपति विपरीत राजयोग बना रहा है शुभ ग्रह की राशि में बैठ करके, ये अच्छी बात होगी। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा, गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा, और गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए अच्छा। आपको पता भी नहीं कि ये गुरु कितने अच्छे बन रहे हैं। इस भाव को थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ लाभ थोड़े देर से मिलते हैं, पर वस्तुतः यहाँ व्यक्ति को कई बार विदेश की यात्रा, विदेशों से जुड़ करके काम करने वाला, कम्युनिकेशन से माहिर, अपने वाणी से बोल करके अपने पराक्रम के बल पर, और पराक्रम करने के बाद उसको उसका परिणाम, यहाँ पे गुरु की जो है वो चंद्रमा पे दृष्टि, यहाँ उच्च की दृष्टि नहीं है पर वृषभ राशि है,
इस वजह से व्यक्ति को धन तो मिल ही जाए, और चंद्रमा को देख रहे हैं जो कि सप्तम के अधिपति हैं, तो सप्तमेश और सप्तम को अगर चंद्रमा पे और गुरु की दृष्टि पड़ेगी, मतलब गुरु की दृष्टि यहाँ पे उच्च की और गुरु की दृष्टि यहाँ पे चंद्रमा पे सप्तमेश पे, इसका मतलब है कि उसका डेली बेसिस का इनकम, उसका सोशल स्टेटस जो होता है वो बड़ा बेहतर होता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि व्यक्ति को कभी भी धन के लिए, कभी भी आय के लिए और कभी भी अपने दाम्पत्य को बेहतर बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ठीक है और वो बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। मैं समझता हूँ कि दाम्पत्य में पत्नी से, प्रेम से, बच्चों से, किसी भी तरीके से जब चंद्रमा ठीक है, तो मैंने कार्यक्रम अभी थोड़े दिन पहले ही बनाया था कि सब कुछ अच्छा होता है, सास ससुर से संबंध सबसे अच्छे होते हैं। और जब चंद्रमा ही अच्छे हो गए, लग्नेश ही अच्छे हो गए, तो किसी भी तरीके के सवाल और संदेह पैदा ही नहीं होने के चांसेस बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे हो गए। जब चंद्रमा त्रिकोण में अच्छे हो गए, गुरु से दृष्ट हो गए, तो फिर घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है। ना तो यहाँ पे सास को चिंता करने की आवश्यकता है कि वो मेरे लिए कितना कड़ा रहेगा, और ना तो इनको चिंता करने वाली बात कोई होगी कि मेरे लिए सास कितनी कड़ी होंगी। यह सामने से बात समझ में आती है। तो ये पर इस कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? इस कुंडली में सबसे अच्छी बात यह हो सकती है कि शुक्र और चंद्रमा यहाँ केंद्र में बैठे हैं, उच्च के सूर्य बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी। इस कुंडली में दूसरी गुरु यहाँ पे बैठे हैं। इस कुंडली में तीसरी सबसे अच्छी बात कि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और शनि और बुध यहाँ बैठे हैं। इस कुंडली में पांचवी सबसे अच्छी बात कि शनि उच्च के हो रहा है। इस कुंडली में छठवीं सबसे अच्छी बात कि शुक्र यहाँ बैठे हैं। मैं इसे खराब नहीं कहूँगा, कभी भी नहीं, क्योंकि इससे केंद्र में गुरु बैठे हैं, और इससे केंद्र में नहीं तो कम से कम इससे तृतीयस्थ सूर्य बैठे हैं, जो पापग्रह होकर के अपने से तृतीयस्थ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इस भाव का बल बढ़ेगा, जो दशम भाव के अधिपति का बल बढ़ाएगा या दशम भाव का बल बढ़ाएगा। कैसे? गौर करिए। दशम भाव के अधिपति अष्टम में गए, जो अष्टम भाव के अधिपति हैं सूर्य, वो इस भाव से तृतीयस्थ गए, और तृतीय भाव के अधिपति जहां पे बैठे हैं उस भाव के अधिपति उसके साथ ही बैठे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये जो बात बन रही है बहुत अच्छी बन रही है। इस भाव के अधिपति यहाँ, यहाँ के अधिपति यहाँ, और यहाँ के अधिपति के साथ, और पापग्रह होकर के अपने भाव से तृतीयस्थ जाना किसी भी पापग्रह का या क्रूर ग्रह का अच्छा माना जाता है। इस भाव के अधिपति के लिए यह ठीक था, यहाँ के अधिपति के लिए यह ठीक है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठना शुभ ग्रह का अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये भाव पहले से ही ठीक है। तो यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, सम्मान और यश, ये प्रभाव अभाव ये सब बनता रहेगा, इसकी कोई कमजोरी होगी नहीं। संतान का सुख, पत्नी का सुख, दाम्पत्य का सुख, ये सब चीजें मिल जाती हैं। पर यहाँ के लिए शनि का प्रभाव ठीक नहीं था, यहाँ के लिए शनि का प्रभाव ठीक नहीं, इस वजह से पत्नी कई बार कठोर बोलने वाली या कड़वी हो जाती है। समझ में आ गई होंगी चीजें? अब क्या बताऊं? गुरु की दशा है, आराम से काम करिए और पक्के तौर पे काम करिए। अगर आप हो सके तो अभी नीली धारण कर सकते हैं या नीलम भी धारण कर सकते हैं, पर उससे पहले मुझे एक बार बात करनी होगी। तब तक के लिए और भी कुछ बता देता हूँ। आपने कहा था दशमांश वगैरह तो देख लिया, दशमांश देख लिया है, ठीक है, कोई कमजोरी नहीं। हाँ, एक बार आपकी कुंडली में मैं कुछ अष्टक वर्ग के बारे में चर्चा कर दूंगा, नहीं तो आप ये बोल देंगे कि नहीं देखा। ऐसा नहीं है, आपकी कुंडली में अच्छे बन रहे हैं। सबसे अच्छे जो अंक प्राप्त हो रहे हैं वो आपकी कुंडली में अच्छी बन रही है, मेष राशि अच्छी बन रही है। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में लग्न भी अच्छा बना है, लग्न भी खराब नहीं है, लग्न भी ठीक बने हैं। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मीन राशि भी अच्छी बन रही है। उसके बाद आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा बन रहा है। उसके बाद आपकी कुंडली में बुध का प्रभाव बहुत अच्छा बन रहा है। ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली के लिए अच्छे बनेंगे। एक बात और बता देता हूँ, आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, अब एक चीज़ जो यहाँ समझने वाली है, लग्न के अधिपति का उच्च का होना ये सब तरीके से आपको बल देगा। धन के अधिपति का उच्च का होना ये भी बढ़िया है। शनि इस कुंडली में मारक भी होते हैं कभी कभी, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति, हालांकि वो लग्नेश हैं, इस वजह से मारक नहीं होंगे। पापक होंगे मंगल, खराब होंगे अनिष्ट फलकर्ता होंगे गुरु, इस कुंडली में अच्छे नहीं होते। सूर्य इस कुंडली में कभी कभी मारक होते हैं, चंद्रमा पूर्ण मारक के रूप में जाने जाते हैं। बुध इस कुंडली के लिए अच्छे होते हैं, शुक्र इस कुंडली के लिए अच्छे होते हैं, सर्वाधिक योग कारक, और इस कुंडली के लिए शनि अच्छे होते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठना अपने भाव से जाकर के ये अच्छी बात होगी, पापग्रह होकर के बैठे हैं। और चतुर्थ भाव के अधिपति का छठे में जाना ये नौकरी वगैरह में सरकार से जुड़ करके कई बार काम करने वाला भी बना देते हैं। पंचम भाव के अधिपति का चतुर्थस्थ जाना, अष्टम भाव में जाना, कई बार व्यक्ति के जो पुत्र पुत्रियां होती हैं उनसे वैचारिक रूप से थोड़े दूर हो जाते हैं या फिजिकली दूर होते हैं। वैचारिक रूप से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं तो वो स्नेह बना रहता है।
छठे भाव के अधिपति का छठे में बैठना, साहस, बल, पांडित्य की पूजा, पंडितों का आदर, पांडित्य कर्म करने वाला, ब्राह्मणों का आदर करने वाला, धर्म का अर्थ समझने वाला, पूजा पाठ करने वाला, साहसी नेचर का, कम्युनिकेशन का मालिक और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखने वाला, बेहतरीन कम्युनिकेटिव माइंडसेट का व्यक्ति को बना देते हैं। सप्तम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में उच्च का होना, ये बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है। सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि है, कोई कमजोरी नहीं है। अष्टम भाव के अधिपति का, ये बात मैंने बताई, ये एक तरीके से लाभ होगा क्योंकि आयु का बल। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं शुक्र जब रक्त की राशि में यानी कि सिंह राशि में बैठेंगे तो रक्त से संबंधित समस्याएं होती हैं जिस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जो कई बार व्यक्ति को लंबा खींच देता है। लंबा खींच देने का मतलब है कि यहाँ के अधिपति जो है वो देखिए राहु के साथ बैठे हैं, तो कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जो लंबी चली जाए, तो इस वजह से उसके लिए आपको दवाइयाँ लगातार लेनी पड़ सकती हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को ठीक करने के लिए देवी कवच का पाठ करना चाहिए प्रत्येक शुक्रवार को, और अगर इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो निस्संदेह बजरंगबली की आराधना, और दूसरे नंबर पे सूर्य को अर्घ और तांबे का जो है वो इस्तेमाल, भोजन में तांबे का बर्तन, तांबे के लोटे से पानी पीना चाहिए, तांबे का जो है वो नाग शिव जी को अर्पित कर देना चाहिए। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अपने इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको रक्त चंदन की माला भी धारण कर लेनी चाहिए। सफ़ेद पुष्प की माला शिव जी के गले में प्रत्येक सोमवार को, और सोमवार को ही दही अर्पित करनी चाहिए। ये चीज़ें कर सकते हैं। शुक्र अष्टम में बैठे, कई बार व्यक्ति को स्त्री संतति हो जाती है, या कई बार व्यक्ति का पेट या नाभि के नीचे का क्षेत्र जो है वो प्रभावित होता है, ऐसी भी स्थितियाँ बनती हैं। नवम भाव के अधिपति विपरीत नहीं है और वो कमज़ोर हो रहे हैं थोड़े से मजबूतीपन के साथ, मतलब बुद्ध की दशा ठीक ठाक है, अच्छी जाएगी, कमज़ोर नहीं है। दशम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना, ये कई बार मेहनत करने के बाद व्यक्ति को सफलता देती है, पर देती जरूर है क्योंकि लग्नेश बैठे हैं। यहाँ के अधिपति का दारिद्र दोष बनाना, मंगल की दशा में कभी भी किसी को देने से बचना चाहिए, और अगर हो सके तो अपने आप को सुरक्षित रखने की बात है। मंगल की दशा में अपने परिवार और अपने इष्ट मित्रों का ख्याल रखना चाहिए, घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ा देनी चाहिए। 12वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में एकादश में आना, ये कई बार विदेशों से संबंध रखने वाला और विदेश में ही वास करने वाला बना देते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब आप आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, क्या कही है? सबका हरण करने वाला मैं ही हूँ, मृत्यु, और सबके निर्माण का आरंभ उद्भव करता मैं ही हूँ। स्त्रियों में मेधा, श्री, यश, कीर्ति, उनका प्रभाव, उनके अंदर बसी हुई क्षमा याचना या क्षमा, मैं ही हूँ। मतलब सब कुछ तो वही है, तो फिर संदेह कौन करता है और किस पे करता है? एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ। एक जाति का कनाडा रहती है, दरअसल दो जातिकाएं, दो जातिका, मैंने दोनों की कुंडली देखी, एक कनाडा रहती है, दूसरी भी कनाडा रहती है। एक कनाडा जाती है तो बौद्धिज्म स्वीकार कर देती है, हिंदू धर्म को छोड़ करके। दूसरी कनाडा जाती है तो उसके हिंदुइज्म का प्रभाव और बढ़ जाता है, और दूसरी ये कहती है कि इन लोगों को ये अधिकार किसने दे दिया कि अगर आप विदेश चले गए तो अपनी संस्कृति को भूल जाओ, या अपने भगवान पे, अपने मूर्ति पे, अपने ईश्वर पे, अपने माता और पिता के दिए गए संस्कारों पे सवाल पैदा करो। आप डॉक्टर बन गए, आप आईएएस बन गए, आप आईपीएस बन गए, आप पद पे चले गए, तो इसका मतलब ये आपको स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है कि आप अपनी संस्कृति का दोहन कर दो और अपने स्मृतियों का और अपने ग्रंथों का अनुपालन न करो। ये अधिकार आपको नहीं है। आप, अलग बात है कि अपने जिद के कारण कई बार ये उटपटांग हरकतें कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा आपको आने वाली संततियों को और आपके आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है, और उसे छोड़ नहीं सकते आप, भुगतना ही पड़ता है। बिल्ली और कबूतर, कबूतर जब बिल्ली को देखे तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, और ऐसे लोग जो खुद को बड़ा बना करके और ये कह देते हैं कि पता नहीं ये कहाँ की बातें करते हैं आप लोग, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, कहीं की कहीं नहीं गई है, यहीं की यहीं है, हाँ 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 हाँ, यहीं की यहीं है, बस झांकने की देर है, सारे आक्षेप
और आरोप प्रत्यारोप के दौर समाप्त हो जाते हैं। वो परम सत्ता है जिससे हम सबको डरने की और सबको उसके नियम में बंधने की जरूरत होती ही होती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।